नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपके अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आज तक 30 वर्षों में जो भी क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे गए हैं उनको हम विस्तृत तरीके से देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की ही चर्चा होगी। इसके पिछली वीडियो में हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में, डच के बारे में पढ़ा दिया है। आज हम इसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही देखेंगे। आज तक जितने भी क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी से आए हैं वो सब इसमें बताए गए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच, जो अकबर से आगरा में मिला था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था तो वो था रॉल्फ फिंच, जो अकबर से आगरा में मिला था। स्थल मार्ग से भारत आने वाली पहली अंग्रेजी कंपनी कौन थी? द लीवेंट कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। पहले स्थल मार्ग से भारत आने वाली पहली कंपनी थी द लीवेंट कंपनी, जो कब आई थी? 1593 में। कब आई थी? 1593। जितने भी फैक्ट दिए गए हैं फटाफट आप इसको पढ़ते चलिएगा और एक कहानी के माध्यम से हम आपको ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आपको पढ़ा देंगे। समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? अब यहाँ देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है। स्थल मार्ग से भारत आने वाला रॉल्फ फिंच है और समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। 1599 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना होती है। बहुत छोटा सा नाम लग रहा है। 1599 ईस्वी में, क्या 1599 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना होती है। दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर द्वारा 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। जब कंपनी की स्थापना होती है 1599 में, तो जो महारानी थी इंग्लैंड की, वो 1600 ईस्वी में 15 साल के लिए ये अधिकार दे देती हैं कि पूर्वी देश के साथ आप व्यापार कर सकते हैं और कोई कंपनी वहाँ व्यापार करने नहीं जाएगी। सिर्फ 15 साल के लिए अधिकार दिया गया था कि और कोई कंपनी वहाँ व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ आप ही यहाँ पर व्यापार करेंगे पूर्वी देश के साथ। प्रारंभ में 217 साझेदार थे तथा पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। कौन था? टॉमस स्मिथ था पहला गवर्नर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा कंपनी के व्यापार हेतु व्यापक प्रयास किए गए। जब जेम्स प्रथम, ब्रिटिश सम्राट जो जेम्स प्रथम थे, वो कंपनी के व्यापार हेतु व्यापक प्रयास किए। 1609 ईस्वी में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। एलिजाबेथ ने कितने साल के लिए किया था? 15 साल के लिए। और जब जेम्स प्रथम सम्राट बनते हैं तो वो 1609 ईस्वी में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए, इन्होंने कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया अनिश्चित काल के लिए। अब क्वेश्चन ऐसे ही आपको एक कहानी की तरह आपको समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई, जिसे महान क्रांति कहा जाता है, जिससे वहाँ पर संसदीय सत्ता की स्थापना हो जाती है। कब? 1688। अभी हम कुछ फैक्ट हैं जो बीच बीच के वो नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है, कैसे वो भारत आती है, क्या उसके अधिकार क्षेत्र थे, कौन सी उसकी फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थापित की गई, बस इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन से मुग़ल शासक ने उनको क्या सुविधाएँ दी, बस इसके बारे में फुल डिटेल में चर्चा की जाएगी और इसके बाहर कुछ इसमें नहीं बताया जाएगा। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही हम समझेंगे। आगे चलते हैं। महान क्रांति के बाद व्हिग पार्टी सत्ता में आई, जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। जब महान क्रांति होती है 1688 में, तो उसके बाद व्हिग पार्टी सत्ता में आती है। व्हिग पार्टी जीतती है और व्हिग पार्टी सत्ता में आती है। वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि जेम्स प्रथम जो थे वो एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए कर दिए थे, लेकिन जो व्हिग पार्टी सत्ता में आई वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी।
1698 ईस्वी में जर्नल सोसाइटी नामक नई कंपनी की स्थापना होती है। एक कंपनी पहले बनी हुई थी, फिर 1698 ईस्वी में जर्नल सोसाइटी नामक नई कंपनी की स्थापना होती है। 1698 ईस्वी में द कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना हुई। फिर एक कंपनी की स्थापना होती है 1698 ईस्वी में। कौन सी कंपनी? द कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना हुई और उसने व्यापारिक एकाधिकार खरीद लिया, क्योंकि जो विंग पार्टी थी वो तो व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी, लेकिन इस कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने? द कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इसने व्यापारिक अधिकार को ही खरीद लिया कि सिर्फ हम ही पूर्वी देश के साथ व्यापार करेंगे और कोई कंपनी, क्योंकि और भी कंपनियां बन गई थीं, तो इसने व्यापारिक एकाधिकार खरीद लिया। और औरंगजेब के शासनकाल में द कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट द्वारा नॉरिस मिशन भेजा गया। जब उसने व्यापारिक एकाधिकार खरीद लिया पैसा लगा के, और ये एक मिशन भेजता है, उस मिशन का नाम रहता है नॉरिस मिशन। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में नॉरिस मिशन भेजता है, लेकिन वह मिशन असफल हो जाता है। और जब असफल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कंपनी को बहुत घाटा होता है, क्योंकि उसने तो व्यापारिक एकाधिकार खरीद लिया था कि सिर्फ हम ही भारत में या पूर्वी देश के साथ व्यापार करेंगे और यूरोप की कोई भी कंपनी वहाँ पर व्यापार करने नहीं जाएगी। इंग्लैंड की कोई कंपनी पूर्वी देश के साथ व्यापार नहीं करेगी। नॉरिसन मिशन असफल होने के बाद सभी कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई गई, जिसे 1833 में संक्षिप्त में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। जितनी भी कंपनी थीं, नॉरिस मिशन जब असफल हो जाता है औरंगजेब के शासनकाल में, तो सभी कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई जाती है, जिसे 1833 में संक्षिप्त रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब कहा गया? 1833 ईस्वी में। अब ये तो हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी फैक्ट थे उसे हमने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कौन सा अंग्रेज आता है, कैप्टन हॉकिंस। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब प्रश्न ऐसे पूछता है, कैप्टन हॉकिंस से संबंधित जितने तथ्य रहते हैं वो दे देता है, पूछता है इनमें से कौन गलत है। तो इसको हम डिटेल में पहले देख लेते हैं। जेम्स प्रथम का राजदूत था। कौन था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज था। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज था। हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया। इस जहाज़ी बेड़े में रेड ड्रैगन भी शामिल था। चाहे हेक्टर कह लीजिए, प्रश्न में आ गया तो रेड ड्रैगन भी आ गया, तो दोनों सही आप लगा सकते हैं, हेक्टर या रेड ड्रैगन। फ़ारसी अच्छा बोल लेता था। जब आया कैप्टन हॉकिंस तो वो फ़ारसी बहुत अच्छा बोलता था। तो अकबर के नाम का पत्र लेके आया था। उस समय जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय अकबर का शासनकाल था, तो अकबर के लिए पत्र लेके आया था। कौन सा पत्र था? द फ्रेंड, मित्र के लिए, मतलब एक मित्र वाला पत्र था, जब प्रथम द्वारा भेजा गया था। तो अकबर के लिए लेके आया था, लेकिन अकबर की तो मृत्यु हो जाती है। उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। 1608 ईस्वी में जहांगीर से आगरा के किले में मिला। जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, जहांगीर शासक बनता है, तो 1608 ईस्वी में जहांगीर से आगरा के किले में मिला। ये प्रश्न पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से कहाँ मिला था? तो आगरा मिला था। कब मिला था? 1608 ईस्वी में मिला था। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 का मनसब भी दिया, क्योंकि जब जहांगीर से मिलता है तो फ़ारसी में बोलने लगता है और जहांगीर को ये बहुत अच्छा लगता है कि ये तो अपनी भाषा बोल ले जा रहा है, तो उसने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी, कि इसको कैप्टन हॉकिंस को, और 400 का मनसब भी दिया। सूरत में 1608 में कंपनी स्थापित करने की अनुमति भी दे देता है। भाई वो इतना अच्छा लग जाता है कैप्टन हॉकिंस, जैसे फ़ारसी में बोलता है तो लगता है कि ये तो अपना ही भाई है, और 400 का मनसब भी दे देता है और सूरत में कंपनी स्थापित करने का अनुमति भी दे देता है। लेकिन जहांगीर और पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे और वो ये संबंध ख़राब नहीं करना चाहता था, तो वो अंग्रेज़ों को मना कर देता है कि सूरत में कंपनी अब नहीं लगानी, क्योंकि वो पुर्तगालियों से बेवजह दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। कैप्टन हॉकिंस को कह तो दिया था कि सूरत में कंपनी स्थापित करने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। इसलिए 1608 में जो कंपनी फैक्ट्री लगाई जाती है वो अस्थायी होती है। 1608 में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को सावली का युद्ध 1611 में हराया। इसका नेतृत्व करता मिडल्टन था। अब अंग्रेज़ और पुर्तगालियों से युद्ध होता है, कब होता है? 1611 में। कौन सा युद्ध है? सावली का युद्ध होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहते हैं? मिडल्टन रहते हैं। जब अंग्रेज़ पुर्तगालियों को हरा देते हैं तो जहांगीर को ये विश्वास हो जाता है कि पुर्तगाली शक्ति से ज़्यादा मजबूत
अंग्रेजी शक्ति है। इसके बाद अंग्रेज से खुश होकर जहांगीर ने 1613 में शाही फरमान जारी किया और सूरत में अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने का आदेश दिया। 1608 में तो अस्थाई फैक्ट्री लगी थी, क्योंकि उसने मना कर दिया कि भैया अब नहीं लगाना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि जब सावली का युद्ध होता है, अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देते हैं, तो अंग्रेज़ों से खुश होकर जहांगीर ने 1613 में शाही फरमान जारी किया और सूरत में अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने का आदेश दिया। अंग्रेज़ों की भारत में पहले अस्थाई फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। अंग्रेज़ों की भारत में पहली अस्थाई फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, क्योंकि 1608 में तो अस्थाई थी। फिर 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है, जो कि अंग्रेज़ों की पहली अस्थाई फैक्ट्री होती है। अब टॉमस रो के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक जितने भी फैक्ट थे वो कैप्टन हॉकिंस से थे। अब हम पढ़ लेते हैं टॉमस रो को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है काफ़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जब भी क्वेश्चन आते हैं। ये भी जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर से अजमेर में 1615 में मिला। कब मिला? जहांगीर से अजमेर में। कैप्टन हॉकिंस कहाँ मिला था? आगरा में मिला था। जहांगीर कहाँ से, ये टॉमस रो कहाँ मिला? अजमेर में मिलता है 1615 में। इसको पूरे मुग़ल साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। जहांगीर से इसको पूरे मुग़ल साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंदगिरी के राजा दमरेल वेंकटप्पा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया था। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, 1639 में फ्रांसिस डे ने, किसने? फ्रांसिस डे ने चंदगिरी के राजा दमरेल वेंकटप्पा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया तथा यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। इसमें एक ही लाइन में बहुत सारे आंसर छिपे हुए हैं। कब किससे लिया था? चंदगिरी के राजा से लिया था। कौन लिया था? फ्रांसिस डे ने लिया था। कब लिया था? 1639 में लिया था। क्या नाम था उनका? चंदगिरी के राजा का दमरेल वेंकटप्पा थे। कौन से क्षेत्र को लिया था? मद्रास पट्टे पे लिया था। वहाँ किसकी स्थापना की? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करता है। अब ये तो था टॉमस रो से संबंधित जितने भी थे। अब इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा टॉमस रो से। अब देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों को मुंबई कैसे मिला और कैसे कैसे मुंबई उस समय क्या स्थिति में था। 1630 में अंग्रेज व पुर्तगाली के बीच मैड्रिड की संधि होती है, क्योंकि यहाँ भारत में तो लड़ाई चली रही थी, वहाँ यूरोप में भी अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच आपसी मतभेद रहते थे, लड़ाई होती रहती। लेकिन 1630 में अंग्रेज व पुर्तगालियों के बीच मैड्रिड की संधि होती है, जो स्पेन में है, में संधि होती है। 1661 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ, जिसे अंग्रेज़ों को मुंबई दहेज में मिला। कब संधि होती है? संधि होती है 1630 में, और अंग्रेज़ों को 1661 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ, जिसे अंग्रेज़ों को मुंबई दहेज में मिला। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने इसे 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को दे दिया। मुंबई मिलती है दहेज में। उसके बाद 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को दे दिया। बम्बई का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। बम्बई जो है सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। बम्बई के संस्थापक गेराल्ड ओंगियार थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि बम्बई के संस्थापक कौन थे? गेराल्ड ओंगियार थे। मुंबई साल्सेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? साल्सेट द्वीप पर स्थित है। अब हम कलकत्ता के बारे में देख लेते हैं। कलकत्ता सूतानाती, गोविंदपुर तथा कोलिकाता को मिलाकर 1690 में जॉब चारनॉक ने कोलकाता की स्थापना की थी। किसको किसको मिला के? ये प्रश्न पूछा गया है। सूतानाती, गोविंदपुर तथा कोलिकाता को मिलाकर 1690 में जॉब चारनॉक ने कोलकाता की स्थापना की थी। कोलकाता की स्थापना किसने की थी? जॉब चारनॉक ने। यहाँ स्थित अंग्रेज किले को फोर्ट विलियम नाम दिया गया। यहाँ जो अंग्रेज़ों किला था उसे फोर्ट विलियम नाम दिया गया। कलकत्ता में पहली फैक्ट्री 1698 में लगी।
कब लगी? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि, और अक्सर पूछा भी जाता है ऐसा क्वेश्चन कि कलकत्ता में पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों की कब लगी? 1698 में लगी। कलकत्ता हुगली नदी के तट पर है। अब अंग्रेज़ तथा मुग़ल के बारे में देख लेते हैं कि कैसे कैसे इनके संबंध रहे थे। शुरू से हम देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ से कैसे संबंध मुग़लों के रहे। थोड़ा थोड़ा फैक्ट हम देखेंगे, बाकी आगे और चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, ये सब हम बहुत डिटेल से देखेंगे। पहले हम कुछ चीज़ों को बस एक बेस के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों को बहुत ही विस्तृत से पढ़ना है। अंग्रेज़ तथा मुग़ल। अकबर के शासनकाल में देख लेते हैं क्या होता है। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज़ रॉल्फ पिंच था, जो अकबर से आगरा में मिला था, ये हमने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। जहांगीर। समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज़ कैप्टन हॉकिंस था, जो जहांगीर से आगरा में मिला था, ये भी ऊपर बता दिए हैं। बस एक क्रम से चलते चल रहे हैं। इंग्लिश खां की उपाधि दी, 400 का मनसब भी दिया। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। 1608 में अस्थायी फैक्ट्री लगी सूरत में। टॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला था। इसके बाद इसी समय पूरे मुग़ल साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है टॉमस रो को। अब शाहजहां से देख लेते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली तथा कासिम बाज़ार में व्यापार करने की तथा फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा दी जाती है। किसको? अंग्रेज़ों को दी जाती है। कब दी जाती है? 1651 में दी जाती है। कहाँ? हुगली और कासिम बाज़ार में व्यापार करने की तथा फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा कि शाहजहां ने अंग्रेज़ों की कैसे हेल्प की, क्या उन्हें सुविधाएं दी थी। औरंगजेब से देख लेते हैं। 1686 में अंग्रेज़ों से पहले लड़ाई हुगली में हुई थी। जो अंग्रेज़ों और मुग़ल शासक के बीच जो पहली लड़ाई होती है वो 1686 में होती है। अंग्रेज़ों से पहली लड़ाई हुगली में हुई थी, बस हल्की सी भिड़ंत थी। गवर्नर जनरल चाइल्ड को भारत से निकाल दिया इसने। किसने? औरंगजेब ने वहाँ से इसको भगा दिया। किसको? जनरल चाइल्ड को भगा दिया। क्यों भगाया था? चाइल्ड ने मुग़ल बंदरगाहों पर घेरा डाला और हज यात्रियों को बंदी बनाया था। क्या किया था? चाइल्ड ने मुग़ल बंदरगाहों पर घेरा डाला और हज यात्रियों को बंदी बना लिया था, इसलिए औरंगजेब इसको वहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर ये माफ़ी मांगता है और फिर इसको आने की अनुमति मिल जाती है। उसी समय सबको भगा दिया होता तो शायद कोई आज देश अपना गुलामी नहीं हुआ होता। फारुखसियर देख लेते हैं। सर जॉन सरमन, डॉक्टर हैमिल्टन, ख्वाजा ईद जो कि ट्रांसलेटर थे, तीनों लोग फारुखसियर से मिलते हैं। कौन कौन? सर जॉन सरमन, डॉक्टर हैमिल्टन जो थे वो डॉक्टर थे, और ख्वाजा ईद जो थे ट्रांसलेटर थे। ये तीनों लोग फारुखसियर से मिलते हैं। और फारुखसियर उस समय एक गंभीर बीमारी यानी कि एक उनको फोड़ा हुआ होता है और काफ़ी बेचारे दिक्कत में रहते हैं। और जब दिक्कत में रहेंगे, बैठने उठने में दिक्कत हो रहा होगा, तो है जब तीनों लोग मिलने आए होंगे तो जब डॉक्टर साहब रहे होंगे तो कहे होंगे, अरे भाई क्या दिक्कत है फारुखसियर? बताए होंगे कि हल्का सी दिक्कत है। और जब डॉक्टर हैं तो सब अपना लेके चलते ही हैं। डॉक्टर हैमिल्टन ने फारुखसियर का इलाज किया, ऑपरेशन कर दिया होगा फोड़ा का, ठीक हो गए होंगे। 1717 में फारुखसियर ने शाही फरमान के माध्यम से अंग्रेज़ों को कुछ सुविधाएं दी। जब डॉक्टर हैमिल्टन उन्हें ठीक कर देते हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं कि 1717 में अंग्रेज़ों को कुछ शाही फरमान दे देते हैं। उसमें क्या क्या है, क्या क्या सुविधाएं दिए? 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार। बताइए, 3000 वार्षिक। अंग्रेज़ों के लिए कुछ नहीं था, भारतीयों के लिए तो बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए कुछ नहीं था, उन्हें व्यापार करना था। 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। पहला तो एक फोड़ा के चक्कर में देते ही चले जा रहे हैं। फिर 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में व्यापार करने का अधिकार, मतलब पूरे सूरत में व्यापार करिए, सिर्फ 10,000 रुपया सालाना दे दीजिए, बाकी व्यापार करिए, चाहे जितना टैक्स लगाइए, कुछ करिए, हमसे नहीं मतलब टैक्स मत दीजिए, एक मुश्त 10,000 रुपया वार्षिक कर दे दीजिए। मुंबई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुग़ल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल जाती है। जो मुंबई में सिक्के ढाले गए थे वो पूरे मुग़ल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दी जाती है। ब्रिटिश इतिहासकार आर्म्स ने इस सुविधाओं को अपनी कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। ये जो शाही फरमान फारुखसियर ने जारी किया था, इसको आर्म्स जो कि एक इतिहासकार हैं, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। अब आप समझ सकते हैं कि एक फोड़े के चक्कर में क्या क्या
सुविधाएं दे दी और जो बाद में और लोगों को इसका नुकसान हुआ। आगे देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगी। यहाँ से तो एक नंबर का प्रश्न आता ही आता है कि कहाँ पर पहली फैक्ट्री लगी, कहाँ दूसरी लगी, कहाँ स्थायी कहाँ अस्थायी। दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, कहाँ कब कलकत्ता में लगी, कब मुंबई में लगी। ऐसे प्रश्न ज़रूर आते हैं पेपर में। अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। आपको कोई भी चीज़ विस्तृत में पढ़नी होगी। आप रट के सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, आपको उन चीज़ों को समझना होगा। जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक कहानी की तरह जब आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट रहेगा कि कैसे कौन पहले आया, फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेज़ों से कैसे हुआ, फिर आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आप इसको बहुत डिटेल से देखिएगा। सूरत में 1608 में फैक्ट्री लगती है, पहली फैक्ट्री, जो कि अस्थाई रहती है। ये आपको मालूम है। 1613 में जो फैक्ट्री लगती है सूरत में, वो अस्थाई फैक्ट्री होती है। मसूलीपट्टनम में कब लगती है? 1611 में। यही पहली फैक्ट्री थी, अस्थाई पहली फैक्ट्री। अंग्रेज़ों द्वारा लगाई गई पहली अस्थाई फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगती है, जो 1611 में लगती है। दक्षिण भारत की भी पहली फैक्ट्री थी यही। मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री लगी थी वो दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री थी। बालासोर में कब लगता है? 1633 में फैक्ट्री खोली गई। कब? 1633 में। मद्रास में 1639 में पहली फैक्ट्री खोली जाती है। और मद्रास पहला प्रेसिडेंसी और पहला नगर निगम था। मद्रास में ही पहली प्रेसिडेंसी और पहला नगर निगम की स्थापना होती है। हुगली व कासिम बाज़ार में 1651 में। कब? हुगली व कासिम बाज़ार में 1651। हुगली व कासिम बाज़ार में 1691 में ये फैक्ट्री लगती है। बंगाल में पहली फैक्ट्री थी ये, जो हुगली व कासिम बाज़ार में फैक्ट्री लगी, ये बंगाल की पहली फैक्ट्री थी। अगर पूछ ले बंगाल में पहली फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, तो 1651 में। बम्बई में कब? 1687 में फैक्ट्री लगती है। कब? 1687 में। कलकत्ता में कब लगती है? 1698 में लगती है। तो ये जो है फैक्ट्री से संबंधित है, कब कब कहाँ पर फैक्ट्री लगी है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं क्वेश्चन में मिलान करने के लिए। इसको अच्छे से देख लीजिए। ये जितने फैक्ट दिए गए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ इसको देखते चलेंगे तो आपका एक रिवीज़न बहुत ही, क्योंकि बहुत से बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो एक उनका रिवीज़न भी हो जा रहा है, और जो नए बच्चे हैं उनको एक कहानी की तरह समझ में भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। किसने किस शहर को बसाया ये भी देख लेते हैं। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जैसे दिल्ली आनंग पाल तोमर ने बसाया, नई दिल्ली एडविन लुटियंस ने। किसने? दिल्ली को बसाया था आनंग पाल तोमर ने, इसकी स्थापना की थी। नई दिल्ली की एडविन लुटियंस ने, दोनों में अंतर है। चंडीगढ़ की ली कार्बजियर ने। मुंबई की गेराल्ड ओंगियार ने। पांडिचेरी की फ्रांसिस मार्टिन ने स्थापना की थी, इस शहर को बसाया था। मद्रास की फ्रांसिस डे ने बसाया था। कोलकाता को जॉब चार्नोक ने बसाया था। भोपाल को राजा भोज ने। और आगरा को सिकंदर लोदी ने। और लखनऊ आसफुद्दौला ने। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब जितने भी फैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के थे हमने उसको आपको बता दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक इसको शेयर करें, क्योंकि जितने भी फैक्ट दिए गए हैं सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों से और संबंधित दूसरी वीडियो को हम, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। और हमने इसी चैनल पर इम्पॉर्टेंट दिवस को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है, वो आप देख सकते हैं। जितने भी दिवस 100 दिवस हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिवस हैं, और उसको हमने ऐसे ट्रिक से बताया है कि आप उसको एक बार देख लेंगे तो आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। और दिवस से हर एग्ज़ाम में 1 न 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। धन्यवाद।